नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। नगर निगम चुनाव कब होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। कई प्रत्याशी तो मुझे भी मैसेज करते हैं और कई प्रत्याशी जो हैं वो कमेंट में भी लिखते हैं। कई आम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि नगर निगम के चुनाव कब होगा। आज हम आपको इस सवाल का तो फाइनल जवाब देंगे, लेकिन कई लोगों का सवाल था महिला आरएसएस सीटों का क्या होगा, तो कई लोगों का सवाल है एसटी एसटी आरएसएस सीटों का क्या होगा, तो कई लोगों की ये भी सवाल है कि जो जनरल सीटें हैं उसका क्या होगा। आज हम आपको इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब देंगे, इसलिए हम पहले ही आपको बता देते हैं इस वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अति पिछड़ा आयोग अपनी सर्वे किस प्रकार से कर रहा है। तो सबसे पहले बता दें कि अति पिछड़ा आयोग के जो सर्वे हैं वो सीमांचल के लगभग सभी जिलों में हो चुका है। सीमांचल के जितने भी जिले हैं, इसके अलावा भागलपुर का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। और जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन बांका के काम भी पूरा हो गया, यानी भागलपुर के सटे जिला बांका है, वहाँ पर भी अति पिछड़ा आयोग ने अपनी काम पूरा कर लिया है। अब 5 नवंबर को सहरसा में भी है, यानी जिस दिन ये वीडियो आएगी 5 नवंबर को, तब सहरसा में अति पिछड़ा आयोग अपना काम पूरा करेगा। इसके साथ ही बता दें कि अति पिछड़ा आयोग की जो टीम है गठित हुई थी, वो सभी टीम के लोग और उनके जो अध्यक्ष हैं वो सभी इस समय पटना से बाहर हैं, अलग अलग जिलों में जाकर सर्वे के काम पूर्ण कर रहे हैं। अति पिछड़ा आयोग के पास समय काफ़ी कम है, इसलिए अति पिछड़ा आयोग की टीम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है। आप सभी के मन में ये सवाल भी आएगा कि अति पिछड़ा आयोग जो सर्वे कर रहा है वो सर्वे के कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या सभी वार्डों में जाया जा रहा है या कुछ चंद वार्डों में जाया जा रहा है। तो सबसे पहले चीज़ आपको बता देते हैं कि अति पिछड़ा आयोग की टीम जो है नगर निगम के 7 वार्डों में जाएगी। इसके अलावा नगर पंचायत के 3 वार्डों में, नगर परिषद के 5 वार्डों में जाएगी अति पिछड़ा आयोग की टीम। बताया जा रहा है कि 50,000 लोगों का पूरे बिहार में सैंपल साइज लिया जाएगा, जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि वो किस रूप में पिछड़े हैं। आपको बताते चले कि अति पिछड़ा आयोग जो ईबीसी आरक्षण होता है वो ओबीसी से काफ़ी अलग होता है। ओबीसी में जातियों की लिस्ट बनी है, जब ईबीसी में जातियों की लिस्ट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय किए हैं, उसी गाइडलाइन के तहत किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि चुनाव आयोग ओबीसी को आरक्षण नहीं देता है, ईबीसी को आरक्षण देता है। अब इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग के मुताबिक ईबीसी में आरक्षित लोग कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात बता दें कि ये सारे गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के जजमेंट के अनुसार तय की थी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि चुनाव आयोग के अनुसार अति पिछड़ा लोग जो होते हैं, अति पिछड़ा जो जाति है, वो राजनीति, सामाजिक और आर्थिक और शिक्षा की स्थिति के अनुसार देखा जाता है कि ये व्यक्ति अति पिछड़ा है या फिर नहीं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जो राजनीतिक तौर पर जिस जाति के लोग पिछड़ेपन में हैं या आर्थिक तौर पर या शिक्षा की स्थिति उनकी बेहतर नहीं है, वो लोग चुनाव आयोग के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय किए हैं उसके अनुसार अति पिछड़ा माना जाएंगे। इससे आप समझ गए कि ईबीसी में कौन सी जाति शामिल होंगे। अब कई लोगों के सवाल है कि महिला आरक्षित सीटों का क्या होगा, तो इस सवाल का जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता कि जो विस्तृत डाटा तैयार किया जा रहा था वो लगभग सीमांचल के इलाकों में ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा हम बात करें भागलपुर और उसके सटे बांका में, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था, वहाँ पर भी ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही आपको बताया कोसी क्षेत्रों में भी आज 5 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं महिला आरक्षण पर, ये जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। महिला आरक्षण के लिए जो सीटें आरक्षित हुई उन सीटों का क्या होगा। इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है आपके लिए। महिला आरक्षित सीट जो होंगे वहाँ के लोगों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके सीटों पर कोई खतरा नहीं है। हो सकता है 1 या 2 सीटों में अदला बदली हो जाए, जहाँ पर ईबीसी की आरक्षित थी हो सकता है वो महिला आरक्षित सीट बन जाए, लेकिन मेरे पास जो सोर्स से जानकारी मिल रही है आपको क्लियर बता देना चाहते हैं कि जो महिला आरक्षित सीटें हैं वो पहले की तरह बनी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। जो बदलाव होगा वो ईबीसी आरक्षित सीटों में होगा, क्योंकि उसमें तय किया जा रहा है कि कौन से जाति के लोग राजनीतिक तौर पर पिछड़ेपन में हैं, कौन से जाति के लोग आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन में हैं, कौन से जाति के लोग शिक्षा के तौर पर पिछड़ेपन है। यानी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तब ईबीसी के सीटों पर जातीय समीकरण बदल जाएगी। महिला आरक्षित सीटों पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो जनरल सीट है उसका क्या होगा।
तो सबसे पहले समझ लीजिए, जनरल सीट वालों को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जनरल सीटों पर भी कोई खतरा नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बताते चले ST/ST सीटें जो है, तो जो दलित वर्ग के लिए ST/ST वर्ग के लिए सीटें रिजर्व रहती है, वो सीटों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ST/ST वालों के लिए भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो टेंशन मुक्त रहें। आपके को भी नामांकन की प्रक्रिया में फिर से शामिल होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आते हैं EBC सीटों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 20% लोगों के लिए EBC की सीटें डिसाइड की गई थी। अब इसी EBC सीटों पर चुनाव रोकी गई थी, तभी आपको समझ लेना चाहिए कि रोकी गई थी, वो EBC सीटों के लिए रोकी गई थी। इसका अर्थ यह है कि EBC की सीटों की समीक्षा की जा रही है, EBC की सीटों का आरक्षण पर चर्चा चल रही है। जो सर्वे के कार्य चल रही है वो EBC के सीटों के लिए चल रही है, सभी सीटों के लिए नहीं। जैसा कि मैंने एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नगर निगम के 60 सीटों को तय की गई है सर्वे के लिए। इसके अलावा नगर पंचायत के 3 सीटें और नगर परिषद के 5 सीटों से जो सर्वे के सैंपल साइज है वो उठाया जाएगा। उसके बाद जो आर्टिफिशियल आयोग की टीम है वो चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद बिहार में एनेक्शन के काम पूर्ण होगा। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि अगर आपकी सीट महिला आरक्षित है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 1% से भी कम लोगों का दोबारा नामांकन में भाग लेना होगा। इसके अलावा किसी और को दोबारा नामांकन में भाग नहीं लेना होगा। तो इस बात से लिए आप निश्चित रहिए और इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो जो सैंपल साइज है वो काफ़ी कम वार्डों का लिया जा रहा है, तो इससे कई लोगों को ये लग रहा है कि कोर्ट में जाकर फिर से कहीं अटक ना जाए। तो आपको बताते चले कि जो सर्वे होती है उसमें काफ़ी कम सैंपल साइज लिए जाते हैं, उसमें पूरा सैंपल साइज नहीं लिया जाता। ये जो आर्टिफिशियल आयोग को लिए एक चुनौतीपूर्ण वक्त है। आर्टिफिशियल आयोग के लिए एक ऐसी रिपोर्ट उन्हें देना है जिसके लिए उनके पास वक्त बिल्कुल कम नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो तारीख डिसाइड की है वो 29 दिसंबर 2022 है। यानी आर्टिफिशियल आयोग की टीम के पास वक्त बिल्कुल कम है और उन्हें रिपोर्ट देनी है। इससे आप समझ सकते हैं कि रिपोर्ट का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर प्रत्याशियों के लिए। तो जो प्रत्याशी कल तक ये सोच रहे थे कि वो महिला आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कई सवाल मेरे पास ऐसे आए भी थे, तो उन सवालों को मैंने कहा था एक वीडियो के जरिए आपको जवाब देंगे। तो मैंने भी काफ़ी सारी जानकारी अपने सोर्स के जरिए निकाला। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है उसे माने तो महिला आरक्षित सीटों पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ST/ST आरक्षित सीटों पर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनरल सीटों पर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत कम चांसेस है कि कुछ सीटों में परिवर्तन हो जाए। मैं ये भी नहीं कहना चाहूँ कि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वो प्रतिशत में अगर देखें तो 1% से भी कम रहेगा। लेकिन इसके साथ ही आपको पता चले कि कई EBC सीटों की बात करें तो 1-2 ऐसी EBC सीटें हैं जो कि जनरल बन जाएगा और उन सीटों पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आरक्षण का जो खेल खेला जा रहा है बिहार में, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नामांकन फिर से भरना होगा, उन सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि नामांकन की प्रक्रिया दोबारा नहीं होगा। इसके लिए आप निश्चित रहिए, नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि चुनाव कब होगा। चुनाव की जो संभावना जताई जा रही है वो दिसंबर के पहले वीक से दिसंबर के 3rd वीक तक। अब खबर ये आ रही है कि जो इस बार का चुनाव की जो प्रक्रिया होगी उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ज़्यादा दिनों के अंतर नहीं रहेगा। पहले पेज में और दूसरे पेज के बीच ज़्यादा दिनों का अंतर नहीं रहेगा और चुनाव बहुत जल्द ही संभव हो सकता है। और जो संभावना है वो दिसंबर के 1st वीक से दिसंबर के 3rd वीक तक हो सकता है। 29 दिसंबर से पहले चुनाव आयोग ने तय किया है कि चुनाव होगा, लेकिन इंटॉक का मानना है, इंटॉक पर हम लगातार कह रहे हैं कि 25 दिसंबर से पहले इलेक्शन होगा। लेकिन कई लोग पूछ रहे हैं कि तारीख क्या होगा, तो मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि दिसंबर के 1st वीक से दिसंबर के 3rd वीक तक इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्शन की प्रक्रिया लगभग अब चुनाव आयोग की तरफ से तो पूरी की जा रही है। इधर आर्टिफिशियल आयोग जो रिपोर्ट के लिए बैठी है वो आयोग भी रिपोर्ट को तैयार कर रही है और रिपोर्ट लगभग तैयार है। आप समझ सकते हैं कि लगभग 50,000 लोगों का सैंपल साइज लिया जाएगा बिहार में, और ये कोई बड़ी सैंपल साइज नहीं है। आमतौर पे आपने देखता होंगे इलेक्शन के दौरान, जब इलेक्शन होता था तो उसमें लाखों लोगों की सैंपल साइज लिया जाता है। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आप टेलीविजन पर देखते हैं तो कितने समय लगता है, 1 महीना या 15-20 दिनों में वो काम पूरी हो जाती है। एग्जिट पोल की बात करें तो वो एक ही दिन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों का सैंपल साइज एग्जिट पोल में तैयार की जाती है। बहुत कम एग्जिट पोल ही होता है जो 1 लाख के आंकड़ा को पार करे। कई
विधानसभा की बात करें तो वहाँ 70 से 80 हज़ार तक पार की जाती है। और उसी तरह से आप समझ सकते हैं ये 50 हज़ार का आंकड़ा है, तो ये कोई बड़ा सैंपल साइज नहीं है। और टेंशन मुक्त रहिए, जो हमारे पास शॉर्ट से इंफॉर्मेशन आई है कि 20 नवंबर तक पूरी हो जाएगी जितने भी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया। लेकिन अगर इसमें कुछ बदलाव होता है, क्योंकि यह टीपीसी आयोग की टीम अभी अलग अलग दौरा कर रही है, तो वो भी हम आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन देंगे। इसलिए हम कहते हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल के साथ आप बने रहिए। हम राजनीति के विश्लेषणों में भी लगातार नंबर 1 रहे, सबसे पहले राजनीति की खबरों को हम देते हैं। यकीन रखिए कि हमारे पास जैसे जैसे अपडेट आएगा आपको हम देंगे। शायद आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया हो कि महिला आरएसएस सीटों पर ज़्यादा खतरा नहीं है, जनरल सीटों पर खतरा नहीं है, केवल ईबीसी के 20% सीटों जो है उसका डिसाइड किया जा रहा है। अब हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जिला पाए जो हर जिला में आर्टिफिशियल आयोग की टीम जा रही है, उससे अगर हम देखें तो इसी आर्टिफिशियल आयोग पूरा मेहनत कर रहा है कि चुनाव जल्द से जल्द हो जाए। और इसके लिए आप इंतजार करिए आर्टिफिशियल आयोग की रिपोर्ट का, और आर्टिफिशियल आयोग की रिपोर्ट पर ही चुनाव की तारीख निश्चित है। मैंने बताया था कि 10 नवंबर के बाद किसी भी वक्त आर्टिफिशियल आयोग की रिपोर्ट आ सकती भी इसमें शामिल। आर्टिफिशियल आयोग ने जो सैंपल साइज जुटाया जा रहा है वो वैज्ञानिक तरीकों से जुटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसे अगर कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता है तो कोर्ट में भी वो खारिज हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हो सकता है कि जब आर्टिफिशियल आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी तो कोर्ट में चैलेंज होगा। अगर इस रिपोर्ट को कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता है तो निश्चित रहिए अब चुनाव को रद्द करवाना उतना आसान नहीं होगा। आप चुनाव को स्थगित कराना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक आधार पर इसके सैंपल साइज तय किए जा रहे हैं। जहाँ तक हमने बताया था 50 हज़ार सैंपल साइज जुटाया जा रहा है लगभग, लेकिन अब हमको सही आंकड़ा बता देते 51 हज़ार सैंपल साइज जुटाया जा रहा है टोटल बिहार में, यानी 1 हज़ार का फर्क है। तो शुरुआत में मैंने बताया था 50 हज़ार सैंपल साइज, 51 हज़ार सैंपल साइज यानी डाटा जुटाया जा रहा है, जिनसे पूछा जा रहा है कि आप राजनीतिक तौर पर पिछड़े हैं, आपकी जाति क्या है और आपकी जाति क्या राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल पाया या नहीं, शिक्षा की स्थिति आपकी कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है। ये सारे सवाल आर्टिफिशियल आयोग की जो टीम गठित हुई है वो टीम अलग अलग जगहों पर जाके सर्वे कर रही है। ये डिटेल में आपको बता दें। इसके अलावा आपको ये भी बता दें सीमांचल का काम पूरा हो चुका है। कोसी सीमांचल के जिलों का लगभग 5 नवंबर के तारीख जिस दिन ये वीडियो जाएगा उस दिन पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भागलपुर, बांका, तमाम जगहों पर भी अब आर्टिफिशियल आयोग की जो रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है। इसके अलावा और भी कई ज़िले हैं जहां पर आर्टिफिशियल आयोग ने अपना रिपोर्ट तैयार कर लिया है। अब वो पटना जाएगी और उस रिपोर्ट की समीक्षा होगी, और उसके बाद जो संभावना है कि 10 से 15 नवंबर के बीच या 20 नवंबर तक रिपोर्ट फाइनल कर लिए जाएंगे। जो आर्टिफिशियल आयोग की जो टीम है वो टोटल 38 जिलों में बनाया गया, बिहार के सभी 38 जिलों के लिए बनाया गया है। और सर्वे का जो आंकड़ा है वो वैज्ञानिक तरीके से निकाला जा रहा है, जिससे अगर कोर्ट में भी चैलेंज हो तो किसी भी तरह की टेंशन की स्थिति ना हो, आपका चुनाव फिर से स्थगित करने की परिस्थिति ना बने। इसके लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग तैयार है, इसके लिए पूरी तरह से बिहार सरकार तैयार है, क्योंकि बिहार सरकार भी जानती है पिछली बार कोर्ट में चैलेंज हो गई जिसके कारण बिहार सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ा, उससे ज़्यादा नुकसान प्रत्याशियों को भी उठाना पड़ा, सरकार के साथ प्रत्याशियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। साथ में आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया का जो लोग टेंशन ले रहे कि फिर से नामांकन की प्रक्रिया होगी, उन लोगों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ओबीसी और ईबीसी के बीच काफ़ी अंतर है। अगर फिर से आप लोग कमेंट करते हैं ओबीसी और ईबीसी के बीच के अंतर बताने के लिए, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल से बताएंगे कि ओबीसी और ईबीसी में क्या अंतर है। लेकिन चलिए साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में कीजिए, और चुनाव की तारीख हमने बता ही दी है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ, देखते रहिए इन टॉक। जय हिंद, वंदे मातरम।